नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था बल एवं गति, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने इसका ये थर्ड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रीट, SSC, रेलवे, सभी हर एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे सरल आवर्त गति की। सरल आवर्त गति में आज बात करेंगे हैं स्प्रिंग निकाय। स्प्रिंग निकाय क्या होता है? जैसे हम किसी वस्तु से स्प्रिंग को बांधते हैं और उस पर कोई m द्रव्यमान यहाँ पे नीचे बांध देते हैं। अब स्प्रिंग की या तो ऊपर की ओर गति होती है या नीचे की ओर गति होती है। इस प्रकार की गति सरल आवर्त गति कहलाती है। तो अब इसका आवर्तकाल कितना होता है वो देखते हैं। स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का SHM यानी सरल आवर्त गति के दौरान आवर्तकाल, तो इसका आवर्तकाल जो होता है वो होता है T = 2π√m/k। यहाँ पे m जो होता है वो वस्तु का द्रव्यमान है और k जो होता है वो स्प्रिंग का बल नियतांक या स्प्रिंग नियतांक भी कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अगर स्प्रिंग की बात करें तो 2π के अंदर m/k जो इसका आवर्तकाल होता है। और इसी प्रकार हम बात करें कि U आकार की नलिका में जल के स्तंभ का सरल आवर्त गति के दौरान आवर्तकाल क्या होता है, वो था स्प्रिंग के लिए। ये है U आकार की जो ये नलिका है, इसके लिए इस नलिका के अंदर क्या करते हैं कि अगर एक तरफ से फूंक लगाते हैं, इस तरफ से मान लो, तो पानी की ऊपर और नीचे की ओर गति जो होती है वो सरल आवर्त गति कहलाती है। इसका फॉर्मूला जो होता है उसकी ऊंचाई h इसकी जो हाइट हो जाएगी और g है वो इसका गुरुत्वीय बल। तो T इक्वल हो जाएगा हमारे 2π और रूट के अंदर h/g, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोनों को आपको याद रखने, दोनों इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे देखते हैं। L जो होती है इसके जो बेलन के द्रव्यमान की डूबी हुई जो लंबाई होती है ना, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई है, एक बर्तन है, उसके अंदर कोई बेलन को पानी के अंदर डाल देते हैं, तो पानी के अंदर उसकी गति ऊपर नीचे होगी। यहाँ पे जो पानी के अंदर जब इसको प्रेस करेंगे ऊपर से यहाँ से, तो एक बार नीचे जाएगा, एक बार फिर ऊपर आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला जो आवर्तकाल होता है वो होता है T = 2π/L/g होता है, जहाँ पे L जो होता है इसका जो बेलन की द्रव्यमान में डूबी गई लंबाई जो होती है वो कहलाती है। इस पे डिपेंड करता है वो आवर्तकाल। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों को आपको ध्यान में रखना है। पहला था हमारे पास जो स्प्रिंग के लिए था m/k आता है रूट के अंदर, और U आकार की नलिका होती है उसके अंदर रूट के अंदर h/g आता है। ये हाइट पे डिपेंड करती है और ये लंबाई पे डिपेंड करती है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक सरल लोलक का द्रव्यमान 4 गुना कर दे तो अब उसके आवर्तकाल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करिए कि उसका द्रव्यमान जो है m, उसको क्या करें, 4 गुना कर रहे हैं। द्रव्यमान को कितना करें, 4 गुना करें। अब देखो उस फॉर्मूले के अंदर देखो कहीं पे भी m का यूज हुआ है क्या, तो m का प्रयोग ही नहीं हुआ, मतलब m किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। इतना ध्यान रखना है आपको उसके सूत्र के अंदर देखना है। जहाँ पे m का प्रयोग ही नहीं हुआ इसके अंदर, तो आपको देखना है कि अगर m पर डिपेंड ही नहीं करा मतलब कोई परिवर्तन नहीं रहेगा इसके अंदर। अगर आपको लंबाई का बोल दे तो लंबाई के अंदर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन m के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा उसके द्रव्यमान में, चाहे कितना ही गुना बढ़ा दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं। सरल लोलक पर आधारित घड़ी को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं, तो घड़ी तेज गति से चलेगी या घड़ी धीमी रहेगी, या घड़ी की चाल अपरिवर्तित रहेगी, या पहले तेज चलेगी फिर धीमे हो जाएगी। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब मान लेते हैं पृथ्वी का जो आवर्तकाल होता है वो इस फॉर्मूले के अनुसार हम देखते हैं। जी इसका गुरुत्वीय त्वरण है।
अब हम बात करें कि ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से कहाँ पे जा रहे हैं, पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ। जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो टी जो होता है उसका मान कम होगा, तो आवर्तकाल है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियस इसकी जो होती है ना वो कम होती है, तो इसकी वजह से आवर्तकाल जो कम होगा। अगर आवर्तकाल कम हो रहा है तो घड़ी क्या करेगी, वो तेज चलेगी। और गुरुत्व त्वरण है वो रेडियस पे डिपेंड करता है, अगर रेडियस कम हो रही है तो गुरुत्व त्वरण भी बढ़ रहा है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अगर विषुवत रेखा से अगर दूर की तरफ जाए तो घड़ी तेज चलने लगती है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वर्ताकार गति, सर्कुलर मोशन क्या होता है। ये एक द्विविमीय गति है, 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें गति की दिशा के लंबवत एक बल सदैव आरोपित होता है। जिस तरफ गति करती है उसके लंबवत एक बल आरोपित होता है। वर्तीय गति के दौरान वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगातार वस्तु पर केंद्र की ओर लगता है। इसके अंदर बोला गया है कि जिसमें गति की दिशा के लंबवत एक बल लगता है, जब ये गति करती है तो इसकी दिशा के लंबवत एक बल लगता है जो स्पर्श रेखा की तरह होता है, जो बल कार्य करता है एक। और इसके अंदर अभिकेंद्रीय बल लगता है ताकि जो वस्तु को स्थिर बनाए रखती है, उसके एक निश्चित चक्र के रूप में स्थिर बनाए रखती है, तो उसके लिए अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। तो आपको पूछ सकता है कि वर्ताकार गति के दौरान वस्तु के केंद्र की ओर कौन सा बल लगता है, तो वो है अभिकेंद्रीय बल काम करता है उसके अंदर। और जिसमें गति करती हुई एक बल सदैव आरोपित होता है, लंबवत बल जो कौन सा होता है, वो वेग होता है, वो बल कार्य करता है। वर्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल नियत हो तो एक समान वर्तीय गति कहते हैं। वर्तीय गति के दौरान वस्तु की चाल अगर नियत है तो एक समान वर्तीय गति कहलाती है। वर्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वस्तु के वेग की दिशा को दर्शाती है। जो इसके अंदर स्पर्श रेखा जो खींची गई है, ये वाली स्पर्श रेखा, ये वस्तु के वेग को दर्शाती है कि वेग किस तरफ है। प्रत्येक जहाँ पे भी हम जो इसकी स्पर्श रेखा खींचते हैं वृत्त के ऊपर, तो वो उसकी वेग को प्रदर्शित करती है। अर्थात प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा में परिवर्तन होने पर वेग कभी नियत नहीं रहता और वेग कभी भी नियत नहीं बना रहता है। वर्तीय गति के दौरान वेग लगातार अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर त्वरण भी उपस्थित होता है, जहाँ वेग है, बल है, वहाँ पे त्वरण तो उपस्थित ही होगा, जिसे अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहते हैं। ये जो केंद्र की ओर बल लगता है। अब बात करते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करें तो AC इक्वल होगा v²/r। v होता है जो वस्तु का रेखीय वेग है और r वृत्तीय पथ की त्रिज्या कहलाती है, तो इसको ध्यान में रखना है। v²/r। अभिकेंद्रीय बल F=ma से ये बना हुआ है। F=ma। A की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है, v²/r, जो हमने अभी देखा, तो उसके अंदर रख देंगे, तो ये अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला बन जाएगा। Fc = mv²/r हो जाएगा। इस अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल भी वस्तु पर केंद्र की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय बल के विपरीत जो बल लगता है उसको अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। यह भी उस वस्तु के ऊपर उपस्थित होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसी अपकेंद्रीय बल के प्रभाव में वॉशिंग मशीन में कपड़े की धुलाई होती है, दूध से क्रीम पृथक करना, मौत के कुएं में गाड़ी का चलना आदि वृत्तीय गति के उदाहरण होते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन में जो अंदर वो मशीन लगी हुई होती है, वो क्या करती है कि कपड़े को जो बाहर की ओर धकेलती है, जो अपकेंद्रीय बल पर आधारित होती है, तो इसको ध्यान रखना है। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की और दूध से क्रीम पृथक करना भी एक अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है, और मौत के कुएं में गाड़ी का चलना भी अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है, तो इसको ध्यान से देखना है।
अब बात करते हैं बल। बल क्या होता है? बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन को प्रेरित कर दे। बल जो होता है वह भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे, मतलब उसकी स्थिति जहाँ पे स्थिर है उसको बदल दे या परिवर्तित कर दे। बल एक जो होती है वो सदिश राशि होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बल का जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। और अगर बल का हम ज्ञात करें कि मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम हो जाएगा और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी विमा की अगर बात करें तो इसकी विमा हो जाएगी m1 l1 और t की पावर -2। और 1 न्यूटन जो होता है और 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। डाइन भी इसी का मात्रक है, तो इनको ध्यान में रखना है। बल मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, अस्पर्श बल और स्पर्श बल। अस्पर्श बल वो बल होता है जिसमें 2 वस्तु आपस में संपर्क में नहीं रहे और फिर भी उनके बीच में बल लगे, तो अस्पर्श बल कहलाता है। स्पर्श बल वह बल होता है जो 2 वस्तु संपर्क में रहे लेकिन उनके बीच कनेक्शन रहे, मतलब दोनों जुड़े हुए संपर्क में रहे, वो संपर्क बल कहलाता है। तो हम बात करते हैं असंपर्क बल कौन सा होता है? जब बल लगने वाली वस्तु तथा बल का अनुभव करने वाली वस्तु दोनों संपर्क में न हो, ऐसे बल को असंपर्क बल कहते हैं। इसका कहना है कि जब दोनों वस्तुएं संपर्क में नहीं हो तो असंपर्क बल कहलाता है। जैसे बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। और संपर्क बल की बात करें, जब बल लगने वाली वस्तु तथा बल का अनुभव करने वाली वस्तु दोनों संपर्क में हो तो ऐसा बल संपर्क बल कहलाता है। जो पेशीय बल और घर्षण बल इनके अंदर आते हैं। पेशीय बल जो हमारे मांसपेशियों द्वारा कुछ भी काम करते हैं वो पेशीय बल होता है। और घर्षण बल किसी भी वस्तु, जब 2 वस्तु आपस में संपर्क में होगी तभी उन दोनों वस्तुओं के बीच में घर्षण बल कार्य करेगा, तो ये भी इसी पे आधारित रहता है।